क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? हरिया, नमस्ते, बताइए किन किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ? अंशु का कहना है क्वेश्चन नंबर 6। सब मेरा भी 6 ही है। ओके, ठीक है। श्रुति को क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा को क्वेश्चन नंबर 8, गाइस एक काम कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर जो ये है ना 6 के लिए, आप मानो आपने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। एक तो टेक्निक ये हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद हमने बोल दिया कि ये वाला वो है, क्या कहते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B लिखा हुआ है। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बताओ cos A क्या होगा? BC बाई AB। BC बाई cos अपना बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो एंगल AC बाई AB। एग्जैक्टली, AC बाई AB। और cos B के लिए, अब इसके लिए बेस कौन सा होगा? BC बाई AC। AC कहां से है? AB ना, ठीक है। अब क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है आपको? AB कैंसिल होते हुए दिख रहा है ना, तो क्या आ गया हमारे पास? AC इज इक्वल टू BC आ गया। अब जब आपने एक ट्रायंगल में AC का लेंथ और BC का लेंथ इक्वल प्रूफ कर दिया, तो एक ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट के दो एंगल्स के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? फिर बताओ। इक्वल होते हैं। दे आर आल्सो इक्वल। एग्जैक्टली, तो यहाँ लिखेंगे, इक्वल होते हैं। यहाँ लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू BC। अब AC के अपोजिट में क्या है? AC के अपोजिट में है एंगल B, और BC के अपोजिट में क्या है? BC के अपोजिट में है एंगल A। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। रीजन लिख देना, angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal in measure. ठीक है, क्लियर है गाइस? या अभी भी किसी को दिक्कत है? सर एक बात बोले। हाँ बताओ। सर मेरे को वो प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे, जैसे 10A दिया हुआ है तो उसको लेने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन, जैसे आप यहाँ पे लिए AC बाई AB लिए हैं ना, हाँ। तो वही लेने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। वो चीज तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के ऊपर बस रहेगी। देखो आप जैसे कि एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लो एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, राइट? बाकी सब का भी ठीक है। सो ये ले लिया आपने A B C, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, ठीक है। अब आप देखो सिंपल सी चीज, सबसे पहले कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बताओ श्रुति, परपेंडिकुलर क्या बताया था मैंने? सर उसके सामने वाला लाइन होगा ना। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया BC। उसके बाद बेस कौन सा हो गया? AB। और हाइपोटेन्यूज तो अपना कांस्टेंट है, राइट? हाइपोटेन्यूज तो अपना हो गया AC। अब आप कह रहे हो कि बेसिकली
तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही। आपको आइडेंटिफाई फिर किस चीज में दिक्कत हो रही है कि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये लिखने में प्रॉब्लम होता है क्या? यस सर, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में एक बताया था कि जैसे साइन, कॉस एंड tan, इसके लिए आपको बोला गया था पंडित बद्री प्रसाद। अब ये पंडित बद्री प्रसाद का स्टार्टिंग लेटर्स क्या है वो देखो। तो यहाँ पे P आया, पंडित का P, फिर कॉस में ये बद्री का B आया, फिर tan में ये प्रसाद का P आया। ओके, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब इसके स्टार्टिंग लेटर्स जो है ना, वो अब हम इसके डिनोमिनेटर्स में फिक्स करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे H, हर का H, यहाँ पे फिर से हर का H, और लास्ट में ये भोले का B। तो अगर आप ऐसे भी याद रख लियोगे तो फिर वो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये स्टार्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस के साथ ये निकल जाएगा। ऐसा कोई हमारे टाइम पे हमें भी कंफ्यूजन होता था, ठीक है। ये याद रखो, स्टार्टिंग में आप जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, एक पेज पे ऐसे लिख लो फिलहाल के लिए। तो उससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में वो तो आपके मन से पहले डर हटेगा, फिर आप बाय डिफॉल्ट इसको याद रख लीजिएगा। सर यहाँ पर एंगल बी के लिए कौन सा बेस बनेगा? बी के लिए कोई बेस नहीं होगा, ठीक है। बी के लिए साइन 90 की वैल्यू सीधे बता दी जाती है 1। साइन 90 या साइन 0 कैसा है वो बता दूंगा, बट हम लोग जो रेशियोज की बात करते हैं मेनली वो एक्यूट एंगल्स के लिए बात करते हैं। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर और बेस जो डिफाइन होता है वो एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। और सर इसका एंगल बी का सर परपेंडिकुलर? बी के लिए परपेंडिकुलर, मैं कह रहा हूँ कि बी के लिए परपेंडिकुलर और बेस वर्ड हम यूज ही नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर वर्ड यूज करते ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना राघवेंद्र, 90 डिग्री का एंगल क्या वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अगले एक्सरसाइज में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक एक्यूट एंगल अगर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री को छोड़कर उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो उसमें कैसे आप परपेंडिकुलर बेस आइडेंटिफाई करोगे ये अभी अपने माइंड में क्लियर रखिए, ठीक है। एंड श्रुति क्लियर है क्या ये साइन कॉस टैन लिखना? यस सर। ठीक है, इसको फॉलो करना थोड़े दिनों सर केवल हम वैसे करते थे, पीबीपी और एचएचबी लिख करके फिर उसके बाद करते थे। ये जो बताया आप वो नहीं पता था। ये लास्ट क्लास में हमने बताया हुआ है, ठीक है। चलो नहीं किए थे सर क्लास। अच्छा क्लास नहीं किए। सो नेक्स्ट इज राघवेंद्र को क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम है, शुभम को फिर 8 में प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू, हाँ cot थीटा इज इक्वल टू, ये करो देखो, ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी रहते हैं। हाँ, क्या करना है आपको, cot a का वैल्यू आपको 4/3 मिल गया, राइट। अब अगर cot a का वैल्यू अगर आपको 4/3 मिल गया तो आप tan का वैल्यू निकाल सकते हो क्या राघवेंद्र? यस सर। क्या होगा tan का वैल्यू? सर 3/4, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 बाई, सर 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा, राइट। तो अब ये जो हमको प्रूफ करना है, अच्छा साथ ही साथ तो देखो ये जो प्रूफ करना है इसमें हमारे पास क्या क्या रेशियो है, tan है, cos है, sin है। तो tan से निकल गया 7 नंबर सर, क्वेश्चन सर 7 नंबर। अरे सॉरी 7 नंबर ना, सर 8 भी था क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक शिक्षा है, का। वो 8 भी डिस्कस कर लेंगे, पहले 7 से शुरू करते हैं, ठीक है। 8 है, बहुत लोगों का 8 में भी प्रॉब्लम है। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक पे भी अगर अपन ध्यान दें अच्छे से तो सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है,
तो ये cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा ना, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला सेकंड पार्ट तो इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। अब आप बताओ कि अगर मैंने आपको साइन थीटा का खाली वैल्यू दे दिया होता और कॉस थीटा का खाली वैल्यू दे दिया होता तो आप कर लेते कि नहीं? यस सर। राइट। तो Yes, sir. हमको बस मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मेन दिक्कत आ रही है कि हमको कॉट थीटा जो दिया हुआ है, इस कॉट थीटा से मेरे को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई साहब कॉट थीटा एक्चुअली किन दो टर्म्स का रेशियो होता है। तो ये फिर आप जाओ बुक पे पीछे, बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर, राइट। ये वाली चीज अगर आप बस क्लियर हो गए तो 50% क्वेश्चन तो वहीं पे डन हो गया, बिकॉज बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया आपका 7/8। और ये जैसे 7/8 हो गया, फिर आप क्या करेंगे? आप बनाओगे एक ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल में मान लो ये ट्रायंगल था एबीसी, राइट एंगल यहां पे है, थीटा इसको बना लिया हम लोग, इसको थीटा बना लिया, ठीक है। तो अगर ये थीटा हो गया तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC। BC, राइट। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम क्या उठा सकते हैं वहां से? 8K, ठीक है। परपेंडिकुलर का वैल्यू 8K और इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा AB। तो इधर से बेस का वैल्यू उठा लिया हमने 7K। ये आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रेशियो अगर 7:8 दिया है तो हम बेस को 7 और परपेंडिकुलर को 8 मानकर सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम लिख रहे हैं प्रॉपर तो हमको 7K एंड 8K लिखना पड़ेगा। आप 7 और 8 मानकर सॉल्व करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट टीचर नंबर काट लेगा उसमें। तो ओलंपियाड वगैरह में आप 7 और 8 पकड़ के कर लेना, लेकिन जब एक सब्जेक्टिव एग्जाम होगा जहां पे आपको दिखाना है ट्रायंगल बनाकर, तो आपको वहां पे 7K और 8K लिखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चीज। अब हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे क्या? हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा रूट अंडर 7K का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली, प्लस 8K का होल स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही हमने ये कैलकुलेट किया 64 प्लस 49 113, ये रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि इट्स अ प्राइम नंबर, और k स्क्वायर जो रूट के बाहर निकलेगा तो k बन जाएगा, ठीक है। सो गाइस, जैसे ही हमने इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, अब क्या आपके लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालना बड़ी बात होगी? नो सर। अब No, तो इजीली sir. कर सकते हो ना। अब जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा, ये थीटा हो गया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है BC, बेस है AC। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? BC अपॉन AC लिखा। अब BC का वैल्यू है 8K और AC का वैल्यू है रूट 113K। K कट गया तो 8 अपॉन रूट 113 आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे इसी तरीके से तो आपको मिल जाएगा 7 अपॉन रूट 113, ओके। तो ये अपना साइन थीटा और ये अपना कॉस थीटा। अब इन वैल्यूज को पुट कर सकते हो ना, यहाँ पे इधर पुट करके अपना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कि नहीं? साथ ही साथ आप ठीक से देखो तो हमारे पास वहां पे 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना चाहिए था? ऊपर लिख लेना चाहिए था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के a फॉर्मूला में स्क्वायर हो माइनस जाएगा। बी स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर आप यहां से वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दो, ठीक है। जिन जिन को 7 में डाउट था, इज इट क्लियर नाउ? हाँ आयुषी, बोर्ड एग्जाम में भी अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा। तो शुभम, राघवेंद्र, इज इट क्लियर क्वेश्चन नंबर 7? यस सर। यस सर। ठीक है। टारगेट एकदम क्लियर रखना है भाई साहब कि एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो से ना आपको बाकी सारा रेशियो निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो बाकी जो 5 रेशियोज है ना वो निकालना आपको आना चाहिए, और फिर वही इनको इनमें पुट करके आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है। सेम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 में भी तो वही चीज है ना। cot a का वैल्यू कितना है? cot a का वैल्यू हो गया हमारा 4/3।
अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है मेरे को? tan दिख रहा है, cos दिख रहा है, sin दिख रहा है। तो सेम अगर वही फंडा लगाए, एक ट्रायंगल बना लोगे आप फटाफट। cot अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही होता है, राइट? तो यहाँ पे इसको a ले लिया, दिस इज b एंड दिस इज c, b पे राइट एंगल है। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सामने वाला साइड, और बेस हो जाएगा ab। तो दिस विल बी माय बेस, यहां से मेरे को अपना परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है? तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे 3k आ जाएगा, ये 4k हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर 5k। तो ये अंदर 25k स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपका 5k हो जाएगा। अब जैसे ही आपका ये काम हो गया, अब साइन tan थीटा निकालो या cos थीटा निकालो, sin थीटा निकालो, अब दिक्कत नहीं होने वाली, राइट? आपको खाली इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है? कोई डाउट है, कुछ पूछना है गाइस? बताओ जल्दी। सर हाँ पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 6 का कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है क्या? अच्छा हाँ, आपका मैसेज भी देखा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा अप्रोच जानते हो क्या? अभी हमने जितना पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। अभी हमने जितना बस एक ट्रायंगल के ऊपर रेशियोज के बारे में बात की, तो उस हिसाब से जो अभी सॉल्यूशन बताया वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। हाँ श्रुति आप चैट में बोलो, लोग हंस रहे होंगे, एकदम आवाज रोबोट की तरह आ रही होगी सबको। सर कोई कांस्टेंट सर जो श्रुति का कहना है कि सर कोई कांस्टेंट लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्या? अल्टीमेटली श्रुति बात वहीं पे आ जाएगी कि आप cos a इज इक्वल टू cos b इज इक्वल टू k लिखोगे, राइट? इसको k by 1 करोगे, यहां से बेस आएगा, यहां से आपका वो आ जाएगा, और फिर आप तीसरा साइड निकालने जाओगे, ठीक है? कांस्टेंट वाला पार्ट एक काम करना ना, एक बार कॉपी में सॉल्व करके मेरे को भेजना, तो मैं बताऊंगा कहां पे गलत होगा, ठीक है? नहीं श्रुति, अगर आप इस तरीके से करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? हाँ ट्रायंगल बनाओगे। नेक्स्ट अगला डाउट है, तो शुभम आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड शिक्षा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना? सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यस सर, हो जाएगा। नो सर। शिक्षा कोई दिक्कत है? नो सर। ओके ओके। नेक्स्ट फिर देख रहा हूँ, लोगों का था, श्रुति का था क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, PQR is a right angle triangle. टाइम बचाने के लिए गाइस सीधा यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे अपना Q आ गया, यहाँ पे अपना P आ गया, यहाँ पे अपना R आ गया। सो PQ का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 5 है, साथ ही साथ हमारे पास क्या गिवन है गाइस? PR प्लस QR का वैल्यू 25 है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो अगर मैं QR को X मान लेता हूं, अगर मैं QR को X मान लेता हूं, तो फिर PR कितना हो जाएगा उस हिसाब से? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स। एवरीवन एग्री करते हो? यस सर। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 25 है, उसमें से अगर एक x हो गया तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला आगे बढ़ने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया?
सबसे पहली चीज, अगर हमको कोई भी रेशियो निकालना पड़ा यहाँ पे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, हमको क्या चाहिए होगा? एक्स का वैल्यू चाहिए होगा ना कहीं ना कहीं। तो एक्स का वैल्यू अब कैसे निकलेगा? श्रुति आप बताओ, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ x आया, यहाँ 25 माइनस एक्स आया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? टेल मी इन द चैट बॉक्स। पाइथागोरस। एग्जैक्टली, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आयुषी एंड प्रियंका, अभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी इश्यूज है हम डेफिनेटली अभी डील करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी सम टाइम। सो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू यहां से क्लियरली दिख रहा है मुझे, 12 निकल कर आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा, और जैसे ही एक्स का वैल्यू 12 आया, सर अब हो जाएगा ना, राइट। यस सर। चलो नेक्स्ट, आई थिंक किसी ने 11th का सेकंड पूछा था। निखिल 6, डोंट वरी, विल कम बैक टू 6 अगेन देन, ठीक है। अंशु ने क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट पूछा था। पूछ रहा है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इसमें सारे समझ में आ गए थे आप लोगों को? सर जस्टिफाई कैसे करेंगे सर? जस्टिफाई कैसे करेंगे, ओके। देखो सारे एक बार फटाफट देख लेते हैं। टैन, किसी भी केस में अगर मेरे को इसको जस्टिफाई करना होगा, आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। जहां पे नहीं समझ में आया एक्सप्लेनेशन आप बताना, ठीक है। अब जैसे tan a होगा, तो tan a इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। ऐसे भी हर जगह a दिख ही रहा है पहले 4 फिगर में, राइट। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। Now for this particular scenario, ये एंगल A के लिए tan A कितना होगा? tan A हो जाएगा BC अपॉन AB, राइट। tan A हो जाएगा BC अपॉन AB। अब आप सिंपल सी चीज अगर देखोगे, क्वेश्चन अगर हम कह रहे हैं, आप अगर बोल रहे हो कि सर tan का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, तो मेरा अगला क्वेश्चन सिंपल सा ये होगा आपके लिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि BC की वैल्यू AB के बराबर हो? क्योंकि अगर BC की वैल्यू AB के बराबर होती है तो उसके इसमें आउटपुट हो जाएगा 1, रेशियो हो जाएगा 1। और केसेस अगर सोचोगे जहां पे BC AB से बड़ा है, अगर BC AB से बड़ा हो रहा है तो फिर उस केस में जो रेशियो होगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो यहां आपका आंसर आएगा फॉल्स। जस्टिफिकेशन में लिखोगे दैट perpendicular can also be equal or greater than the base. Perpendicular can be equal or greater than the base. Yes or no? यस सर। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन डालकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सेकेंड वाला, sec A is equal to 12/5। अब अगर sec A का वैल्यू 12/5 दिया हुआ है,
तो हमसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ये सही है या गलत है। तो सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कहने के लिए कहीं ना कहीं h by b hypotenuse upon base, this value is given as 12 upon 5। ठीक है, तो यहां से हम हाइपोटेन्यूज को क्या मान सकते हैं, 12 के मान सकते हो। बेस को कितना मान सकते हो, 5 के। ठीक है, अब आप ये देखो क्या ये इक्वल हो सकता है कि नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस। अब ये 12/5 वैल्यू किसकी आई है, कौन से रेशियो की वैल्यू आई है, हाइपोटेनस अपॉन बेस की ही रेशियो आई हुई है ना। तो हाइपोटेनस क्या बेस से बड़ा होगा तभी ना जाकर 12/5 आएगा, यस और नो। यस सर। तो मान लो ये अगर हम जो यहां जो लिखे यहां आप ये लिख सकते हो h will be always greater than b, h will be always greater than b for all right angle triangle, right, for all right angle triangle, so it is possible। कोई एक पर्टिकुलर एंगल हो सकता है जहां पे वैल्यू 12/5 आएगी। सिंपल सा रीजन क्या है कि भाई साहब रेशियो का वैल्यू 12/5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, इस रेशियो में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो सिंपल सा देखना था कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है h जो गिवन रेशियो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही बेस से ज्यादा होगा। तो अगर हमेशा बेस से ज्यादा होगा तो एक पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है जहां पे वो 12/5 आएगा। ठीक है, तो इसका आप ये जस्टिफिकेशन दोगे हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन बेस वाला। इज इट ओके या कोई डाउट है अभी भी? सर इसका क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ था, कोई डाउट इसलिए है थोड़ा डाउट। या क्लियर है ये चीज? कौन सा? ये तो कहीं ना कहीं अभी बस आपको ना, आपने अभी तक सिर्फ थोड़ा मोड़ा जो सीखा है ना उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको पूछा गया है। जो आपने अभी तक सीखा हुआ है उसी के छोटे से अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको पूछा गया है कि ये हो सकता है कि नहीं। अभी आगे जब हम थोड़ा क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे तब और क्लियर भी होगा। ठीक है, आयुषी देखो सेक का वैल्यू 12/5 दिया हुआ था एंड सेक होता है एक ट्रायंगल का, उस एंगल का हाइपोटेन्यूज और अपॉन बेस का रेशियो। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की वैल्यू 12/5 लिखी मैंने। ठीक है, अब हमको यही पूछना है, हमको कहीं ना कहीं यही देखना है कि भाई साहब हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का वैल्यू क्या 12/5 आ सकता है कि नहीं आ सकता, यही पूछा है ना क्वेश्चन ने। तो आपको यही सोचना है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो इन दैट केस मेरा जो न्यूमरेटर होगा हाइपोटेन्यूज वाला, वो डिनोमिनेटर जो कि बेस है उससे तो हमेशा बड़ा होगा। तो अगर h हमेशा b से बड़ा ही होने वाला है फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, देन देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ a, डेफिनेटली कुछ वैल्यू होगा जिसके कारण हमको 12/5 रेशियो मिलेगा। ठीक है, is it okay? Next, अब आता है थर्ड वाला। थर्ड वाला तो यार कोसेक है ना, कोसेकेंट। ये इसका तो जस्टिफिकेशन क्या ही देंगे, ये तो हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि कोसेकेंट क्या होता है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, इसको हम लिखते हैं कॉसेक। ठीक है, कॉसेक लिखते हैं। और जो ये कॉस होता है ना, कॉस है, ये कॉस हम किसके लिए यूज करते हैं, कोसाइन के लिए, राइट। इसको यूज करते हैं कोसाइन के लिए, तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ये फॉल्स है भाई। क्यों फॉल्स है, क्योंकि कॉट इंटू ए नहीं होता है। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि कॉट ए इज इक्वल टू, मान लो कॉट बी लिखा हुआ है तो कॉट कैंसिल करके आपने उसको ए इज इक्वल टू बी कर दिया, ये कहना गलत है।
एक्चुअली कॉट क्या बताता है? कॉट हमको बताता है कि हमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर करना है, तो वो एक तरीके का ऑपरेटर समझो, ठीक है, एक तरीके का ऑपरेटर समझो, राइट? सर अगर उस कॉट ए की जगह उसका वैल्यू दिया हो, जैसे जो भी हो उसका, जैसे 4/3 है तो 4/3 एंगल ए इक्वल टू 4/3 एंगल है, तो उस केस में 4/3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, उस केस में तो आप कैंसिल कर सकते हो, बट जब मैं कहूँ कॉट ऑफ ए, तो आप इसका मतलब थोड़ी सोचते हो कि कॉट इंटू ए, आप सोचते हो कि अच्छा कॉट दिया हुआ है एंगल ए का, तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पे ए एक्यूट जो है, उस एक्यूट वाला ए के लिए फिर मैं बेस देखूंगा कौन सा है, परपेंडिकुलर देखूंगा कौन सा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मेरा कॉट ए का वैल्यू होगा, राइट? इसका ये मतलब होता है। तो इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉट ए. Cot A is a representation where we need to take the ratio of base upon perpendicular, ठीक है? Is it clear? मतलब देखो सिंपल सी चीजें लिखनी है एकदम शॉर्ट में कि cot A मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इट्स एक तरीके का ये रेशियो हमको एक इंफॉर्मेशन देता है कि हमको बेस देखना है, हमको परपेंडिकुलर देखना है, हमको उसका रेशियो लेना है, ओके? लास्ट वाला, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया था ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करेंगे, ठीक है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब साइन थीटा क्या होता है भाई साहब? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन P/H। राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको अगर हम देखें इस रेशियो के अकॉर्डिंग, P आ रहा है कहीं ना कहीं 4 के और H आ रहा है हमारा 3 के, तो यहां तो हमको फिलहाल ये दिख रहा है कि P इज ग्रेटर देन H, बट आप बताओ क्या P ग्रेटर देन H हो सकता है? नो सर। नो सर। नॉट पॉसिबल ना, परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकता बड़ा, तो इसीलिए क्या ये sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है? नो सर। नो सर। पॉसिबल, तो आंसर हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है? तो डन। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुतों को उसमें दिक्कत है अभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो सिंपल सा अप्रोच फॉलो करते हैं अपन, ये हमारा A हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा एक्यूट एंगल B हो गया, यहाँ पे तीसरा C, ठीक है? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cos of A is equal to cos of B given है, ठीक है? अब cos of A कितना होगा वो तो क्लियरली आप लिख सकते हो, बेस हो गया A के लिए, एंगल A के लिए बेस है BC, तो BC अपॉन AB, एंड cos B, तो एंगल B के लिए अब बेस, अरे यार मैं गलत लिखा ना, एंगल A के लिए बेस कौन सा होगा जल्दी बताओ? AC। AC ना, तो cos से जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे AC अपॉन AB, और एंगल B के लिए बेस कौन सा होगा? BC, ठीक है? और हाइपोटेन्यूज तो अभी भी AB ही होगा, राइट? सो प्रियंका यहां तक तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोनों का डिनोमिनेटर में AB है वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AC इज इक्वल टू BC। अब अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, तो फिर उन दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो दो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, राइट? तो अब आप देखो ट्रायंगल में, देखो AC के ऑपोजिट में कौन सा है? AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल B है, एंड BC के ऑपोजिट में है एंगल A। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A होगा, ठीक है? तो श्रेय, निखिल, आयुषी, प्रियंका,
Is it clear now? Yes, sir. प्रियंका, is it clear? कोई डाउट है अभी भी? सर ये वाला तो समझ में आ गया, लेकिन एक जो दूसरा मेथड बता रहे थे के मानकर, वो वाला थोड़ा बता देते हैं। के वाले में आप ये कह रहे हो कि cos A is equal to cos B is equal to k कर रहे हैं ना? यस सर, और वो क्या बोलते हैं, इसमें 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एंगल ए लगा देते हैं। इसको नाम दे दिया मान लो mn, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे एंगल बी दे देते हैं, इधर इसको नाम दे दिया PQ, ठीक है, और P पे हमने राइट एंगल कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम cos A देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर cos A देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा mn अपॉन, अरे यार mn नहीं, am अपॉन an, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग अगर हम cos B निकालते हैं तो cos B आ जाएगा हमारा PB अपॉन BQ। बताओ फिर इसके बाद कैसे करना है? सर इस दोनों को के के इक्वल करना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल टू के कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं am अपॉन an इज इक्वल टू pb अपॉन bq इज इक्वल टू k। ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस यूज करना है, वही नहीं समझ में आ रहा है। अब पाइथागोरस यूज करके आप तीसरा साइड निकालना चाहते हो, राइट? तो अब इसमें दिक्कत यहाँ पे आएगी आपको कि मान लो आपने पहला रेशियो को इक्वल टू के किया, एंगल को इक्वल नहीं प्रूफ कर पाएंगे, तब भी हम तीसरा साइड तो निकाल लेंगे पाइथागोरस से। देखो कैसे, am इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ an लिख देंगे हम लोग, और ठीक उसी तरीके से pb इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ bq लिख देंगे। ठीक है, तो मैं अभी ऊपर वाला पार्ट रब कर देता हूँ, बिकॉज अब तो मेन पार्ट है नीचे वाला ही। ठीक है, अब जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो पहले वाले पे, तो पहले वाले पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमको पता चला कि भाई साहब am स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज इक्वल टू an का स्क्वायर होगा। और अब आपको किसकी वैल्यू पता है? फिलहाल आपको am की वैल्यू पता है, तो am के जगह पे हम k इंटू an पुट कर देंगे, तो वो बन जाएगा k स्क्वायर an स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज इक्वल टू an स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर mn को अकेला रखते हैं, जो साइड जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता था, तो mn को एक साइड रखा, k an स्क्वायर को वहां भेज दिया, जिसमें कि हमने मान लो an स्क्वायर को कॉमन भी ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया k स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट में आ गया k स्क्वायर माइनस 1। अब जब आप यहाँ पे रूट लोगे, ठीक है, तो ये mn इज इक्वल टू
an इंटू रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलैरिटी यूज करके बना सकते हैं, बट अभी तक ट्रायंगल मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। अच्छा आयुषी, आपका अभी मैसेज देखा, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos 90 माइनस बी करके सॉल्व कर सकते हैं। cos 90 माइनस ए फायदा क्या होगा, उससे अल्टीमेटली सेम चीज रहेगी ना, मतलब इससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ नया नहीं आने वाला। ठीक है। एंड प्रियंका आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल mn की वैल्यू आ गई an रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली आप इधर सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे जो साइड हमको कुछ नहीं पता था पी क्यू, तो सेम आपको पी क्यू का वैल्यू मिलेगा बी क्यू इंटू रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां पर आकर हम रुक जाएंगे। बट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना अभी भी यहां से पॉसिबल नहीं होगा, जस्ट बाय यूजिंग व्हाटएवर वी हैव लर्नड टिल नाउ। ओके, देयर आर आल्सो अदर वेज, बट हमने बात नहीं की है उनके ऊपर, इसलिए मैं नहीं बता रहा। जैसे एक तो सिमिलैरिटी को यूज किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपको जो रेशियो लेकर करना था देखिए आपके सामने है, इसके आगे हमने पाइथागोरस भी लगा दिया, पाइथागोरस लगाकर। ठीक है, सिमिलैरिटी से कर सकते हैं, बट सिमिलैरिटी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं अभी उसको यूज नहीं करना चाहता। ओके सर। चलो, तो वी हैव रफली 15 मिनट्स लेफ्ट। अगला पार्ट थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सर पहला वाला जो सॉल्यूशन बताया वो भी सही है ना? कौन सा पहला वाला, जो ट्रायंगल वाला? उस 6 का, हाँ 6 नंबर हाँ का, वो भी कर सकते, हाँ, वो वैसे कर सकते हो। सकते। नेक्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि सारे वैल्यूज, हाँ अब ये आप लाइक चाहो तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके समझ जाना कि ये 45 डिग्री कैसे निकाला इन्होंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है तो 45 डिग्री पे इन्होंने रेशियो की वैल्यूज कैसे निकाली है, स्टोरी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फिलहाल। ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, तो मैं सीधा आपको फॉर्मूलाज वैल्यू याद करने के लिए रिकमेंडेशन करूंगा। आप वो जरूर एक बार रीड कर लेना, रीड करके समझ जाना कि क्या हुआ है, कैसे 45 का वैल्यू निकाला गया। बट अभी फिलहाल एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, एंड दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये टेबल भी है आपके बुक में। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नाइन्टी डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अपने रेशियोज होगा। सर 75 डिग्री होगा ना? नहीं, 75 की वैल्यू हम नहीं लाइक 10th लेवल पे डील नहीं करते। बाकी साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2।
10th लेवल पे ना आपको खाली ये 0 से लेके 90 डिग्री 0, 30, 45, 60, 90 बस इन 5 ही एंगल्स का वैल्यू याद रखना जरूरी है। इसके अलावा बोर्ड लेवल पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन। तो अब ये कॉलम जैसे बने हैं ना, जो बॉक्सेस बने, इसका मतलब मैं साइन 0 का वैल्यू लिखूंगा, साइन 30 का वैल्यू, यहाँ पे साइन 45, साइन 60 और साइन 90 आएंगे। ठीक है गाइस, अब ऐसे याद रखिएगा कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आता है 1/2, फिर आता है 1/√2, यही बीच की वैल्यूज आपको याद रखनी है। फिर आता है √3/2। तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई साहब तीनों के डिनोमिनेटर में 2 आता है, बस बीच वाले के डिनोमिनेटर में √2 रहेगा। ठीक है, ऊपर पहला 2 में 1 है, अगले वाले में √3 है। तो ये खाली आपको ना ये 5 ही वैल्यू याद रखना होता है। 5 अगर याद रखोगे ना तो बाकी सारे इसके हेल्प से निकाले जा सकते हैं। कैसे निकाले जा सकते हैं? देखो, जो मैंने अभी सीरीज लिखा हुआ ना 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा कर दो तो आपको कॉस के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे कॉस का ये पहला बॉक्स में क्या लिखूंगा? 1 जो साइन का एकदम लास्ट में लिखा गया। कॉस का सेकंड बॉक्स में क्या लिखूंगा? √3/2 जो साइन के सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है, √3/2। थर्ड बॉक्स में क्या लिखूंगा? 1/√2 स्टार्टिंग से थर्ड का जो वैल्यू होगा वो साइन का पीछे से थर्ड, तो ये सेम है, राइट? 1/√2। उसके बाद अगला 1/2 राइट, और यहाँ पे 0 और अब जैसे ही हमने ये कर लिया, ठीक है, अब tan कैलकुलेट करना दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि tan क्या होता है? tan होता है साइन बाई कॉस, राइट? तो फिर अब बताओ, यहाँ पे डिवाइड करो, 0/1 कितना हो जाएगा? 0/1 हमारा 0 हो गया। यहाँ पे देखो 1/2/√3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना? 1/√3 1/√3 हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों 45 वाला तो दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों सेम चीज को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसीलिए ये हो जाएगा √3। और लास्ट में 1/0 not defined Not defined में जो 0 से डिवाइड होती है अनडिफाइंड। ठीक है, अब जैसे ही आपको समझ रहे हो ना, मेन पार्ट क्या था? बस साइन का वैल्यूज याद रखना। उसमें भी साइन का 0 डिग्री पे 0 है और 90 डिग्री पे 1 है, तो बीच के तीन ही वैल्यूज कहीं ना कहीं आपको याद रखने होते हैं। फिर उसको पलट दो तो आपको कॉस का रेंज मिल जाएगा, कॉस के मतलब वैल्यूज मिल जाएंगे। साइन अपॉन कॉस करोगे तो आपको टैन मिल जाएगा। अब आपके अगर माइंड में आ रहा है कि सर बाकी रेशियोज का क्या करना है, तो अब जैसे कि कॉट का वैल्यू निकालना हुआ, तो कॉट थीटा क्या होता है? वो होता है 1/tan थीटा। कॉसेक अगर पूछा गया किसी भी चीज में, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा हो जाएगा 1/sec sin थीटा, नहीं साइन। और सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos। तो ये आपको याद रखना है। तो मान लो कि अगर आपको सेक 30 डिग्री पूछा जा रहा है, राइट, मान लो कि मैंने आपसे सेक 30 डिग्री पूछा, आप क्या करोगे? आप cos 30 डिग्री का वैल्यू देखो, cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2, राइट? तो √3/2 को पलट दिया, क्योंकि 1/cos लेना है, तो ये क्या बन गया? 2/√3 ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग cosec 45 का, तो cosec 45 के लिए आपको क्या करना है? sin 45 पे जाना है। sin 45 का वैल्यू 1/√2 है, उल्टा कर दिया, आया √2। ठीक है, फिर आते हैं मान लो cot 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो cot 60 डिग्री sin cot होता है tan का उल्टा, तो tan 60 का वैल्यू है √3, उसको उल्टा कर दिया 1/√3 तो cot 60 आ गया अपना 1/√3। 1/√3 हाँ 1/√3। ठीक है, सर cot 90 का क्या होगा? cot 90
कॉट 90 का मतलब कि 90 रन पे उसको उसका कैच हो गया। कॉट 90। अब tan 90 कितना है? अनडिफाइंड है, राइट? अनडिफाइंड एक्चुअली क्यों है? क्योंकि ये 1/0 था। अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो हम इसको cos 90 अपॉन sin 90 की तरह डील कर सकते हैं ना। cos 90 अपॉन sin 90 की तरह डील कर सकते हैं। cos 90 का वैल्यू है 0, sin 90 का वैल्यू है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है सर cot Okay, 0 sir. का cot 0 तो आपका वो हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड रहेगा। आप कह रहे हो cot 0 के लिए अगर हम लिखते हैं cos 0 अपॉन sin 0, तो cos 0 का वैल्यू है 1, 1/0 क्या हो जाएगा? 0 0 Right? undefined। अनडिफाइंड 1/0 हो गया ना। ठीक है, इज इट ओके गाइस? पता चल गया ना बाकी वैल्यूज कैसे निकालना है? यस यस सर। हाँ जी, अगेन वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आप एक बार चैट में बता दो। मुझे जो वॉइस सुनाई दे रहा है वो बाकी सबको भी सुनाई दे रहा होगा, पूरा ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो आप चैट में बताओ। मीनवाइल ये टेबल आपको कहीं ना कहीं याद रखना है गाइस। देख सकते हो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, उल्टा किया तो आपको cos मिल गया, sin अपॉन cos किया तो tan का पार्ट आ गया, फिर cosec को क्या किया? cosec की sin का उल्टा, sec cos का उल्टा और cot tan का उल्टा। तो ये टेबल आप याद करना है कहीं ना कहीं, और पूरा टेबल का सारा वैल्यू याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमको बस बीच की कुछ वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, सो अब आपका छोटा सा होमवर्क है, हमारी क्लास है सैटरडे को, तो छोटा सा होमवर्क होगा एक्सरसाइज 8.2। होता है छोटा सा ट्रिक होता है निखिल, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज मतलब बीच के 3 ही वैल्यूज तो याद रखने हैं, तो आई डोंट प्रेफर कि इसके लिए अब मैं कोई ट्रिक बताऊं। तीनों के डिनोमिनेटर में 2 आएगा, बीच वाले में √2 लिख देना बस, और स्टार्टिंग के दोनों का न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे √3 है। cot 30 पूछा, देखो cot 30 अगर आपको निकालने के लिए पूछा गया तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो 1/tan 30 का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और tan 30 आपको पता है विच इज 1/√3, तो 1/1/√3 कितना हो जाएगा? 1/√3 को एक्चुअली पलट दो। ठीक है, दूसरे अप्रोच क्या हो सकता था कि मान लो cot 30 निकालना था, आपको cos 30 पता है और आपको sin 30 पता है, तो cot अपना cos बाई sin होता है ना, आप ये भी अप्रोच लगा सकते थे। cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2, sin 30 का 1/2। अब दोनों को जब डिवाइड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो अल्टीमेटली वहां से भी आपको √3 मिल जाता है। ओके, so I hope this answers your question, Pooja. Okay. यस श्रेय, सैटरडे को सेंटर पे आई थिंक अमन ने आपके पेरेंट्स वगैरह से बात की, जहाँ पे उसने ये चीज रखी थी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर पे आना क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट वगैरह में चीटिंग कर रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर। अगर मैं जितने भी टेस्ट हुए हैं ना, अगर मैं सारे टेस्ट को सेम क्वेश्चन पेपर के साथ उन्हीं स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे बैठाऊं, तो हम 100% श्योर कि कुछ स्टूडेंट जो है उनके नंबर गिर जाएंगे बहुत ज्यादा। अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो क्वाड्रेटिक का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में एक क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को 13 स्टूडेंट्स ने सही मार्क किया था। मैंने जब पूछा वो 13 में से कौन कौन लोग हैं, तो बस श्रुति मुझे याद है उसने बोला कि सर मैंने तुक्का मारा था, वो आंसर सही हो गया, बट बाकी 12 में से किसी ने कुछ नहीं बोला। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर योर क्लास, इट्स फॉर एवरी क्लास। बट आपकी क्लास में क्या है कि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को शायद वो सीरियसनेस फील नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मैंने नेट से देख के नंबर बना लेने हैं
ताकि यहाँ से कोऑर्डिनेटर्स जो है आपके घर पे फोन ना करे। बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ तो चीटिंग कर लोगे ऑनलाइन में, लेकिन जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा वो तो ऑनलाइन नहीं होने वाला, वो तो ऑफलाइन ही होगा। अभी कुछ दिन पहले IIT वगैरह का एग्जाम हुआ है कि नहीं? तो उस केस में आप क्या करोगे? तो वो फील जो है ना, अब एक टीचर के सुपरविजन में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी मान लो मैंने क्लास में जब आओगे सैटरडे को, मैंने 5 क्वेश्चन देने आपको सॉल्व करना, तो 5 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर रहे होगे, मैं भी देखूंगा कि कोई चीटिंग ना कर पाए। अब वो वाला जो फील है ना, जो प्रेशर है, वो फील कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है ऑनलाइन के कारण। जो सिंसियर स्टूडेंट है उनके लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट, बट जो थोड़े से नॉन सिंसियर स्टूडेंट्स है, ये जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, मान लो कोई घर पे क्वेश्चन ट्राई कर रहा है, 2 मिनट एफर्ट मारा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, फट से नेट से चेक करेगा। अभी इससे पहले मैंने अभी क्लास 8 में क्लास ली, वहां पे एक डेफिनेशन मैंने पूछा सिंपली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक लड़की ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया, बट वही मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाया कि वो गूगल करते ही डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिखते हैं तो सबसे ऊपर वो एक चीज आ रही थी, और वो कॉपी करी इतनी जल्दी अपना इंप्रेशन बनाने के चक्कर में कि बीच में वेबसाइट का नाम भी आ गया मैथ्स करके, www.maths.com, वो भी उसको मैंने बताया। तो ये चीजों को हटाने के लिए ही ऑफलाइन क्लास, एनीवेज आफ्टर सम टाइम ऑफलाइन क्लासेस होनी है, क्लास होगा क्लास, ठीक है। जरूर आयुषी, आप अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन सेंड करना, मैं बताऊंगा वहां पे सही है गलत, राइट। तो ओनली फॉर दिस फैक्टर, ताकि आप लोगों के मन में ना क्या होगा कि मान लो अगर अभी हम ऐसे ही चलते रहें, आपको तो बड़ा मजा मिल रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है, घर पे बैठे हुए हो, आराम से पढ़ रहे हो। 2-4 इन 17-18 स्टूडेंट्स में से 2 से 4 स्टूडेंट बड़े सिंसियर है, तो वो अगर ऑफलाइन में आते तो भी उनका एफर्ट सेम रहेगा, उनके मार्क्स सेम रहेंगे, नॉलेज आंसर करने वाली चीज सब सेम रहेगी। बट बाकी जो ये 14-15 स्टूडेंट्स है ना, इनका आपको दिखेगा कि अभी यहाँ पे आंसर आ रहा है, आपको पता है कि टेस्ट में इनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, बट वही टेस्ट जब यहाँ होगा, देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर गिरेंगे। तो इसी रीजन से बस वो ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने, ऐसे भी कुछ टाइम बाद तो शुरू होना ही है, मैथ्स के लिए हम थोड़ा पहले कर रहे हैं, ओके। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क इज एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। होमवर्क इज एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट, ठीक है गाइस। क्लास टाइमिंग्स ऑलरेडी गिवन इन द टाइम टेबल में दिया हुआ है, कितने बजे आना है। होमवर्क मैं सेंटर पे चेक करूंगा, होमवर्क चेकिंग इन सेंटर, मैं पर्सनली देखूंगा और मैं पूछूंगा कि कैसे किए हो। तो कोई भी नेट से ट्राई ना करे, जो बनता है वही सॉल्व करे, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। निखिल, अमन से बात कर लेना, जो आपका बैच कोऑर्डिनेटर है, अमन बता देगा कैसे आना है, ठीक है। जिनको भी लोकेशन नहीं पता, आपके बैच कोऑर्डिनेटर्स अमन और रोहित हैं, ठीक है। आप दोनों में से किसी को भी फोन कर सकते हैं जिन्होंने आपका एडमिशन वगैरह लिया है, तो वो लोग से बात कर ले, आपको लोकेशन कैसे आना है अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। यस, with all the precautions, guidelines will be given to on your group, ठीक है। गाइडलाइंस आपके ग्रुप पे आ जाएंगे। सो गाइस, सेशन को एंड करते हैं फिलहाल। ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। यू हैव एनफ टाइम टू सॉल्व द होमवर्क, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग सैटरडे को, देखते हैं कितने लोग आते हैं। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।